नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे आँखों के बारे में, आँखों के विभिन्न पहलुओं, अब आँखों का स्ट्रक्चर और क्या सामान्य बीमारियां हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ में कॉर्निया जो फ्रंटल पार्ट है आँख के, उसको कैसे देखभाल किया जाए और इसके ट्रांसप्लांट और आई बैग के बारे में भी बात करेंगे। और इन विषयों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर जयिता बोस, सीनियर आई स्पेशलिस्ट, कॉर्निया एंड कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट. So I hope her knowledge and experience will help us to understand this disease in this eye structure in a new perspective. So on your behalf, I welcome Dr. Jayita Bose for the EduSet lecture on this topic. Welcome, ma'am. थैंक यू अमरिंदर जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आईज़ के बारे में थोड़ा सा जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आई है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सबको मालूम है, ये आईज़ के कई पार्ट्स होते हैं। जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। और इसमें हम देख रहे हैं जो सबसे ऊपर वाला जो क्लियर एक ट्रांसपेरेंट सी जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये कॉर्निया बिल्कुल शीशे की तरह होती है, उसके थ्रू सारी लाइट रेज या रोशनी के किरणें पास करके हमारी आईज़ के अंदर जाती है और वहीं पे जो इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो बेसिकली कॉर्निया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई, बिकॉज अगर कॉर्निया में कुछ भी ओपेसिटी या कुछ आ गया तो इसके कारण हमारी आँख के अंदर लाइट रेज नहीं पहुंच पाएंगी। अपार्ट फ्रॉम द कॉर्निया अदर पार्ट्स ऑफ द आईज़ भी है, जैसे वी हैव द आइरिस, जो ब्राउन पार्ट दिखती है यहाँ पे, जो ब्लूइश टाइप की दिख रही है उसको आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के बीच में देर इज़ वन स्मॉल होल और अपर्चर विच इज़ कॉल्ड द प्यूपल, एंड उसके पीछे है लेंस और उसके पीछे है रेटिना, द विट्रियस कैविटी एंड द रेटिना। आई एम बेसिकली अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट और मैं आपको कॉर्निया के बारे में कुछ जो कॉमन डिजीज़ेज़ ऑफ द कॉर्निया है, जो कॉर्निया के बीमारियां होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक कट सेक्शन ऑफ द आई है और इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स है उसको अगर हम आई के बीच में अगर काट दें तो इस तरह से दिखेंगी स्ट्रक्चर्स। तो जैसे इसमें भी सेम स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, कॉर्निया, उसके पीछे आइरिस, उसके पीछे लेंस और उसके पीछे रेटिना और उसके पीछे जो नर्व है। लेट अस टॉक अबाउट सम कॉमन डिजीजेस ऑफ द आई। ये जो कई बार आप देखते होंगे कि कॉर्निया के ऊपर एक वाइट स्पॉट सा आ जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। तो ये अल्सर क्यों होता है? नाउ कॉर्नियल अल्सर कई कारणों से हो सकता है, जैसे किसी की आँख में कुछ कचरा गिर गया, किसी की आँख में कीड़ा पड़ गया, चोट लग गया, कुछ लोहे का टुकड़ा चला गया आँख में, इन वजहों से कॉर्निया में जख्म या अल्सर हो सकता है। अब ये कॉर्नियल अल्सर ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही एडवांस स्टेज का अल्सर है। अब ये अल्सर पूरे कॉर्निया में स्प्रेड हो गया है और अब ऐसी नौबत आ गई है कि ये कॉर्निया जो है ना अब बहुत पतली हो गई है और ये फटने वाली है। लेकिन अगर इस अल्सर को अर्ली स्टेज में ट्रीट किया जा सकता है तो ये फुल्ली क्योरेबल है। और आजकल हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के लिए कई मेडिसिन्स अवेलेबल है, ड्रॉप्स अवेलेबल है जो इजीली मिल जाती है और इन ड्रॉप्स के यूज़ से ये अल्सर ठीक किया जा सकता है। जो सबसे ज़रूरी है कि हमें इसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी को ऐसा अल्सर है तो इसको उस पर्सन को तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है और जैसे दवाइयाँ
आपको बताई जाती है उस तरीके से आपको दवाई डालनी है। अगर आप इसका सही इलाज करते हैं तो ये 100% क्योरेबल है और इसके बाद आपको अच्छी नज़र आ जाएगी। कई बार अगर ऐसे बड़ा सा अल्सर होता है तो ये अल्सर ठीक होने के बाद भी छोटा सा एक कॉर्निया पे एक छोटा सा स्कार रह जाता है, कॉर्नियल स्कार इसको बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को दोनों आँख में आपको एक वाइट स्पॉट दिख रहा है, ये एक कॉर्नियल स्कार है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट पार्ट है उसमें एक दाग आ गया है, एक निशान आ गया है। उसको कुछ लोग फूल बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्कार बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको बोलते हैं कॉर्नियल स्कार। ये स्टेज अब इनएक्टिव स्टेज है, इसमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इस स्कार की वजह से इस आदमी को साफ दिख नहीं रहा है, उसका विजन कम है। अब इस कॉर्नियल स्कार का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं जिसको। इससे कॉर्निया को निकाल के एक हेल्दी कॉर्निया लगाया जाता है। तो इसके बारे में मैं बात करूँगी थोड़ी देर में। अब देखते हैं कुछ और डिजीज़ेस जैसे कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू। आजकल कई लोगों को ये कंजंक्टिवाइटिस होता रहता है। हमारी ओपीडीज़ में हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं विथ रेड आई, आँख लाल रहती है, आँख से बहुत सारा पानी आ रहा है या कीचड़ आ रहा है, आँख चिपक जा रही है। बाई इट सेल्फ दिस कंजंक्टिवाइटिस इज़ अ माइल्ड डिजीज़। ये कुछ बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ डिजीज़ नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये वायरस के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। तो अगर किसी को ऐसा कंजंक्टिवाइटिस होता है तो ये ज़रूरी है कि वो अपने घर में ही रहे, कुछ दिनों के लिए दवाई डाले और अपनी जो सारी बिलोंगिंग्स है जैसे हैंकीज, पिलो केस, टॉवल्स, सब कुछ वो सेपरेट रखे ताकि दूसरों को ये ना फैले। कई बार जो आई हॉस्पिटल्स में लोग काम करते हैं या आई हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद भी दूसरे मरीज़ों से ये कंजंक्टिवाइटिस किसी और को हो सकता है। तो इसलिए द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। इसका ट्रीटमेंट इसमें भी हम ड्रॉप्स देते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं। एंटीवायरल कुछ स्पेसिफिक ड्रॉप्स नहीं है, तो प्रोफाइलैक्टिकली हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ही देते हैं। कम से कम आपको 7 to 10 डेज़ दवाई डालनी पड़ेगी और शुरू में आपको इसको 2-2 घंटे में दवाई डालनी है, बाद में थोड़ा कम कर देंगे दवाई, लेकिन एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ या 7 से 10 दिन इसको ठीक होने में लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को आई फ्लू हो गया है, उसने एक दिन दवाई डाली या 2 दिन दवाई डाली, आँख फिर भी लाल है, तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ और है हमें या दवाई ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बीमारी ही ऐसी है जिसको ठीक होने में कम से कम 7 दिन या 10 दिन लगते हैं, कई बार 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पूरा ठीक होने में, और ये नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज़ ही ऐसा है। इसके आगे मैं कुछ और डिजीज़ेस के बारे में आपको बताती हूँ। ये एक लाइम बर्न है, या चूने से आँख में किस तरीके से अगर किसी की आँख में चूना पड़ गया है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग पान के साथ चूना खाते हैं और वो चूना छोटे छोटे पैकेट्स में दुकानों में मिलता है। तो किसी बच्चे के हाथ में अगर ये चूने का पैकेट आ गया तो उस बच्चे ने खेलते खेलते वो पैकेट को दबा दिया और उसमें से चूना निकल गया, तो और वो चूना उस बच्चे के आँख में चला गया, तो क्या हो सकता है कि ये इस तरीके का एक पिक्चर हो सकता है। उसमें क्या होता है, पूरी आँख जो है ना जल जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, आँख के ऊपर पूरा कॉर्निया वाइट हो जाता है और बीच में जो कंजंक्टिवा है वो भी वाइट हो जाता है और पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और दिखना बंद हो जाता है। ये जो है ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ ऑफ द कॉर्निया है और इसका ट्रीटमेंट या उसमें कितना विजन आएगा ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है।
कई महीनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑपरेशन करना पड़े इसके लिए। और क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, एक्सीडेंटल इंजरी होता है, बच्चों में जब बहुत दिनों तक एक आँख में विजन नहीं रहती है तो ऐसा होता है कि बाद में अगर उसमें नज़र आ भी जाती है तभी भी ये आँख एम्ब्लायोपिक हो जाता है या कमज़ोर ही रहता है, या लेज़ी आई बोलते हैं इसको। तो ये एक सीरियस इंजरी है लाइम बर्न, और इसको अवॉइड करने का, इसका प्रिवेंशन बेस्ट तरीका है कि इसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए। तो इसमें ये हमें ध्यान देना है कि बच्चों के हाथ में कभी भी इस तरीके के चीज़, जो चूना है या कोई भी केमिकल्स, कई बार एसिड से भी हो सकता है, जो रूटीन लोग हम अपने घरों में ना क्लीनर्स यूज़ करते हैं, जैसे हार्पिक, बाथरूम क्लीनर्स, फिर ड्रेन क्लीनर्स, इन सब क्लीनर्स में ऐसी कुछ चीज़ें होती है, एसिड्स, एल्कलीज, जिससे ना इस तरीके के बर्न्स हो सकते हैं, पूरी आँख जल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने, और दूसरा होता है कई बार लोग अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं, पुताई करते हैं, तो उससे कई करते करते किसी के आँख में गिर गया, तो इससे भी, या कोई जैसे लेबरर्स लोग सीमेंट से काम करते हैं, सीमेंट बनाते हैं, तो वो सीमेंट का एक टुकड़ा अगर आँख में गिर गया किसी के, तो इस तरीके का लाइम बर्न हो सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इंजरी ऑफ द आई। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो है कॉर्नियल इंजरी। जैसे किसी की आँख में कोई शार्प ऑब्जेक्ट, नोकीली चीज़ चली गई, जैसे पेंसिल, नाइफ, स्टिक्स, कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई लोहे का टुकड़ा आँख के अंदर चली गई, तो उससे क्या हो सकता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, उससे पूरी आँख में एक तरीके से एक कट हो गया है कॉर्निया में। तो कॉर्निया में कट होने के कारण क्या होता है, अंदर की जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई है वो कुछ कुछ बाहर आ जाती है, और ये भी एक सीरियस इंजरी है। इसको अर्जेंटली इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, और ये इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है करना पड़ेगा। और ये होने के बाद भी कई बार इसमें मोतिया बन जाता है, कई बार ये इसके बाद पीछे पर्दे में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार आदमी को काला मोतिया हो जाता है, बहुत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ये ऑपरेशन करने के बाद भी। तो इसमें भी सबसे इजी तरीका है कि बच्चों के हाथों में ऐसी कोई चीज़ हम ना दें जिससे कि उनको इस तरीके का चोट लग सकता है, पेंसिल्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो पेरेंट्स और टीचर्स को, दोनों को ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी तरह से शार्प ऑब्जेक्ट्स बच्चों के हाथ में ना दिया जाए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इज़ द, जो भी कॉर्निया के डिजीज़ेस होते हैं जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जैसे दवाइयाँ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कॉर्निया के ऊपर एक दाग सा है जो दवाइयों से नहीं हट रहा है या नहीं मिट रहा है, उन सब में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें जो कॉर्निया, जो हेल्थ डिजीज़ कॉर्निया है जिस पे वाइट स्पॉट है, उसको हटाया जाता है और उसके ऊपर एक हेल्दी कॉर्निया हम उसको रखते हैं। और ये हेल्दी कॉर्निया हमें डोनर से मिलता है। ये डोनर कौन है? ये डोनर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी अपनी आईज़ को डोनेट कर सकता है अपनी डेथ के बाद, डेथ से पहले नहीं, डेथ के बाद ही। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके जो परिवार वाले हैं वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने रिलेटिव के, हम अपने जो भी आप मतलब जिसकी डेथ होती है उसके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे बच्चे, सन डॉटर, या हस्बैंड वाइफ, हाँ, या भाई बहन, ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने रिलेटिव की आइज़ को डोनेट करेंगे। और जब ये डिसीजन लिया जाता है तो ये आइज़, आई बैंक के जो टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनके घर में जाके ये आइज़ निकाल के लाते हैं, और इन्हीं आइज़ को हम ये जिनकी कॉर्निया ख़राब हो चुकी है उनकी कॉर्नियाज़ को हम बदल के ये कॉर्निया लगाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये एक पिक्चर है जैसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अगर किसी की कॉर्निया को चेंज किया जाता है तो इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल एक क्लियर कॉर्निया दिख रहा है आपको,
और इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्निया प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। तो इसमें स्टिचेस लगते हैं, आप देख सकते हैं कि स्टिचेस भी है, सूचर्स लगे हुए हैं और ये टाँके बाद में निकाले जाते हैं। कई बार 6 महीने के बाद, कई बार 1 साल के बाद ये टाँके निकाले जाते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी आई डोनेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और आई डोनेशन के बारे में। हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंड बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्नियली ब्लाइंड है। कॉर्नियली ब्लाइंड का मतलब है कि जिन लोगों में दृष्टि कम है किसी कॉर्नियल डिजीज़ के कारण। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज़ अ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अगर किसी का आँख का जो नर्व है वो ही ख़राब है, या रेटिना ख़राब है, जो आँख का पर्दा है वो ख़राब है, वो ब्लाइंडनेस ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, ट्रीट नहीं हो सकता। लेकिन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज़ अ curable blindness to some extent. तो let us see some of the figures of corneal blindness. हमारे कंट्री में there is almost 1.1 million people who are currently blind due to corneal disease. तो और इसके अलावा another 25,000 people every year are added. तो हर साल में 25,000 लोग और कॉर्निया के बीमारियों के कारण अपना विजन या अपनी नज़र गंवा देते हैं। और ये कॉर्नियल डिजीज़ जो है ना, मोस्टली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंने बताया कि ये कॉर्नियल डिजीज़ बच्चों में क्यों कॉमन है, एक तो है कि इंजरीज़, जो चोट लगती है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन है इंजरीज़ ऑफ द आई, और यंग पीपल में कॉमन है। जो लोग कुछ अपने जैसे कुछ मैकेनिक्स होते हैं, हाथों से काम करने वाले होते हैं, या स्पोर्ट्समैन होते हैं, या बच्चे होते हैं, इनमें इनका नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि इनकी आईज़ में चोट लगने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होता है। और जब ये लोग अपनी आई साइट खो देते हैं तो इसका मतलब है कि they have lost many years of their work life because of this corneal blindness. So that is the tragedy of the corneal blindness. Now India में there are about 123 eye banks. I'll come to the eye banks little later, what exactly is the function of eye bank. Eye banks का main function है कि ये corneas collect करती है. Total number of eyes collected is about 40,000 per year. लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लाइंड तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन ब्लाइंड है, लेकिन जो कॉर्नियाज कलेक्ट करते हैं वो बहुत कम है इनके कंपैरिजन में। दिल्ली में देर आर ओनली 9 आई बैंक्स, केवल 9 आई बैंक्स है, और आइज़ कलेक्टेड है ओनली अराउंड 2030 आइज़ है। ये 2010 का डेटा है। तो कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड, द नंबर ऑफ कॉर्नियाज कलेक्टेड आर वेरी लेस। तो हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के लिए, हमारे पास हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है, ये दुख की बात ये है कि हमारे पास कॉर्नियाज बहुत कम है। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ आईज इज़ अबाउट 2 lakhs पर ईयर, लेकिन हमारे पास डेथ्स होते हैं 80 to 90 lakhs। इतने सारे डेथ्स, एनुअल डेथ्स होते हैं, एनुअल मृत्यु संख्या इतनी 80 से 90 लाख की है, लेकिन इसमें से बहुत ही कम लोग अपनी आईज़ को डोनेट करते हैं। इसीलिए ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है वो इसका सॉल्यूशन अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि अभी भी इतने सारे बैकलॉग है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में, और जब तक नंबर ऑफ आई डोनेशंस इंक्रीज नहीं होती है ये बैकलॉग रहेगा। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के क्या क्या रीजंस है, कुछ तो हमने अभी आपको बताया, जो डिजीज़ेस ऑफ द कॉर्निया है, जैसे अल्सर होता है, कॉर्निया का इन्फेक्शन हो गया है। कई बार होता है बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसकी आँख में सफ़ेद स्पॉट रहती है। इसके भी कई कारण हैं। कुछ हो सकता है कि जब ये बच्चा जन्म से पहले ही उसकी माँ को कोई बीमारी होने के कारण उसकी आईज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ उसकी आईज़ में किसी तरह से चोट लग जाती है और वाइट स्पॉट आ जाता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि मैल न्यूट्रिशन के कारण, जो पोषण कम होने के कारण या सही पोषण नहीं मिलने के कारण
या विटामिन्स की डेफिशिएंसी या विटामिन स्पेसिफिकली विटामिन ए के अभाव से इनको मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, और इस मैल न्यूट्रिशन से आँखों पे प्रभाव आता है और आँखों में वाइट स्पॉट बन जाता है। इन्फेक्शंस एक और कॉज है, इन्फेक्शंस ऑफ द आई, जैसे मैंने आपको दिखाया अल्सर ऑफ द आई, उस इन्फेक्शन से भी आईज़ में कॉर्निया पे वाइट स्पॉट आ जाती है। उसके बाद इंजरीज़, किसी भी तरह से आँख में चोट लग जाती है तो उससे होता है वाइट स्पॉट आ जाता है। कभी कभी जो अगर किसी में ऑपरेशन हो गया, आँख के ऑपरेशन का, जैसे कई लोग अपना कैटरैक्ट ऑपरेशन कराते हैं, आजकल बहुत ही कॉमन है कैटरैक्ट ऑपरेशन, उसके बाद लेंस डाला जाता है आँख में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑपरेशन सफल ही हो, कई बार ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब कॉम्प्लिकेशन होता है तब ये ऑपरेशन इतना सफल नहीं होता है, और इसके कारण आँख में ऐसे कॉर्निया फेल हो जाता है और वाइट स्पॉट आ जाता है दोबारा आँख में। तो ये भी एक रीज़न होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ह्यूमन आइज़। तो जो एक्चुअल ह्यूमन पर्सन से निकाली जाती है उसी कॉर्निया को हम यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कॉर्निया कभी भी हम किसी फैक्ट्री में या दुकान में इसको नहीं बना सकते। तो ह्यूमन कॉर्नियाज ही एकमात्र उपाय है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने का। तो ये ह्यूमन कॉर्नियाज हमें कई जगहों से मिलता है, जैसे कुछ लोग वॉलंटरी आई डोनेशन करते हैं कुछ फैमिलीज़ में ट्रेडिशन है, या कुछ कम्युनिटीज़ में जैसे जैन्स होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है कि वो अपनी आईज़ डोनेट करते हैं मृत्यु के बाद कुछ आई डोनेशंस होती है मॉर्चरी से, कोई डेथ होने के बाद हमें मॉर्चरी में से इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी एक डेड बॉडी है, और वहाँ जाके हम उनकी आईज़ निकालते हैं। और कुछ होते हैं मोटिवेशनल, जैसे अपनी समाज में कुछ लोग होते हैं जो निस्वार्थ ढंग से काम करते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपनी आईज़ को डोनेट करिए। तो ऐसे अगर उनके आसपास या उनके कम्युनिटी में उनके किसी की डेथ होती है तो वो जाके उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स की आईज़ को डोनेट करिए। तो ये होता है मोटिवेशनल आई डोनेशन आई डोनेशन के बारे में बहुत सारी मिथ्स है, कुछ चीज़ें हैं जो लोग जो सही नहीं है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों को लगता है कि आई डोनेट नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन एक्चुअली आई डोनेशन इज़ वेरी सिंपल। और मैं आपको आई डोनेशन के बारे में कुछ जो मेन चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो बताना चाहूँगी। तो एक तो टाइम इम्पॉर्टेंट है कि डेथ के बाद विद इन 6 to 8 आवर्स आईज़ नीड टू बी डोनेटेड। इसका रीज़न ये है कि अगर किसी की डेथ होती है और हम डोनेशन को डिले करते हैं तो जो कॉर्निया होता है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है अगर डिले कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो ब्लिंकिंग एक्शन ऑफ द नॉर्मल पर्सन की आँख है वो ब्लिंक करती रहती है, खुलती और बंद करती रहती है। तो ये ब्लिंकिंग एक्शन डेथ के बाद बंद हो जाती है, इसलिए आईज़ खुली रहती है, ड्राई हो जाती है, तो कॉर्निया की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर आईज़ डोनेट करना है। उसके बाद हमें कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एज के आदमी आइज़ डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो 1 साल के से लेके अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, 100 साल का आदमी भी कर सकता है डोनेशन। ठीक है, कोई जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कर सकता है आई डोनेट। ब्लड ग्रुप का भी कोई ऐसा कोई बाधा नहीं है, किसी भी ब्लड ग्रुप का डोनर डोनेट कर सकता है। और आमतौर से जो भी डिजीज़ेस ऑफ द आई है, जैसे किसी को ग्लूकोमा है, किसी को कैटरैक्ट है, किसी को काला मोतिया है, किसी को पर्दे में प्रॉब्लम है, ये सब लोग आईज डोनेट कर सकते हैं अपनी डेथ के बाद, क्योंकि हम सिर्फ कॉर्निया को लेते हैं, तो ना ही हम पर्दे को निकालते हैं, ना ही हम लेंस को निकालते हैं।
तो चाहे किसी का पर्दा भी अगर ख़राब हो, पीछे का रेटिना ख़राब हो, किसी का नस ख़राब हो, किसी की आँख में डायबिटीज़ का असर हो, किसी की आँख में हो सकता है मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ है, ये सब कोई बैरियर नहीं है आई डोनेशन के लिए। ये सभी लोग आई डोनेट कर सकते हैं। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो भी आई डोनेट कर सकते हैं। जो जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, ये सभी आई डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, जैसे किसी की आंख में ऑलरेडी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो अपनी आई फिर से डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसको आई डोनेशन हो चुका है या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेस होती है, कुछ बीमारियों में हम आईज़ को नहीं यूज़ करते हैं, जैसे वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस पे हम वो आइज़ लगाएंगे उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए इन आइज़ के कारण। जो कॉर्निया हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कॉर्निया से कोई और बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। तो कुछ बीमारियां होती है जो कॉर्निया के थ्रू फैल सकती है, जैसे HIV, एड्स, रेबीज़, फिर सेप्टिसीमिया। इन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी, अगर किसी को ये सब बीमारियां है तो हम उसकी आइज़ को यूज़ नहीं करते। आइज़ कभी भी खरीदी नहीं जाती है, ना ही उनको बेची जाती है। आइज़ आर नेवर बॉट और सोल्ड। तो इसमें बिल्कुल ही ये वॉलंटरी एक्ट है। जो आई बैंक्स आइज़ को निकालते हैं या आइज़ को वो करते हैं, अपने टेक्नीशियंस के द्वारा आइज़ को निकाली जाती है, अपने आई बैंक्स में लेके आते हैं, वो कभी भी कोई पैसों का कोई लेन देन नहीं होता है इसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ हमें पेमेंट देना है आइज़ के लिए, या कुछ लोग गलत फहमी है कि ये जो आइज़ निकाली जाती है वो बाद में कुछ लोग उसको बेच रहे हैं या मार्केट में जाके। ऐसा कभी भी नहीं है, ये टोटली वॉलंटरी है। कुछ आई बैंक्स एक प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, क्योंकि जब ये आइज़ अपने बैंक पे लेके आते हैं तो उन आइज़ के ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो देयर इज़ अ मिनिमल प्रोसेसिंग फ़ीस विच इज़ टेकन बाय सम आई बैंक्स, विच इज़ प्योरली द कॉस्ट ऑफ जो हम टेस्ट उस पर करते हैं उसका कॉस्ट के लिए करते हैं। बट एक्चुअली हम डोनर फैमिलीज़ से कभी भी कोई पैसे का लेन देन कभी भी नहीं होता है। ऑल रिलीजन्स एंडोर्स आई डोनेशन। किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में आई डोनेशन नहीं करने के लिए किसी ने भी नहीं बताया कि आइज़ मतलब ये मना है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में या धर्म में आई डोनेशन करना मना है या पाप है। और अगर किसी ने अपना आई डोनेट करने के लिए प्लेज फॉर्म नहीं भी भरा, एक चीज़ होती है प्लेज फॉर्म। जैसे कोई आदमी अब किसी की इच्छा है कि हम डोनेट करेंगे आइज़ अपनी डेथ के बाद, अपनी मृत्यु के बाद हम डोनेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे एक प्लेज फॉर्म भरवाते हैं। वो प्लेज फॉर्म क्या होता है, उसमें बस आपका नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, ये सब रहता है, और ये आप आई बैंक में उसको जमा करते हैं और आई बैंक की तरफ से आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड को आप हमेशा अपने पास आपको रखना होता है, और आपको अपने जो फैमिली मेम्बर्स को ना ये बताना पड़ेगा कि आप आइज़ डोनेट करना चाहते हैं। तो अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंटल आपकी डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में कोई किसी भी तरह से कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, मिसहैप हो गया, तो वो प्लेज कार्ड से पता चलेगा कि आप आई डोनेशन करना चाहते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में आप को भर्ती करेंगे तो ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, दे विल नो दैट you have pledged your eyes, and they will immediately contact the eye bank, and then the eyes can be recovered. But अगर किसी ने eyes pledge नहीं भी की है, even then the eyes can be donated. It all depends on the wish of the family members. अगर family members चाहते हैं, उनके परिवार वाले चाहते हैं कि हम इनकी आइज़ डोनेट करें, तो ये प्लेज अगर नहीं भी किया हुआ तभी भी डोनेशन हो सकती है। इसके बाद कुछ अगर आप आई डोनेशन करने में इच्छुक है तो इमीडिएटली डेथ के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ स्मॉल प्रिकॉशंस होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको फॉलो करें। और वो क्या है, एक तो आपको जो रूम का एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा आपको ड्राई नहीं करना है, फ़ैन्स को ऑफ़ करके रखना है ताकि रूम का एनवायरनमेंट या हवा ज़्यादा ड्राई ना हो जाए।
अगर एयर कंडीशनर है या कूलर है उसको आप चलाते रहिए, थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, ताकि जो डिकम्पोजिंग प्रोसेस होता है ना, जो जैसे डेथ के बाद जो टिश्यू का जो डिजेनरेशन या डिकम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम है। उसके बाद होता है कि आइज़ हमेशा बंद रखना है। अगर जो डेड बॉडी है उसकी आइज़ खुली है तो उसमें कॉर्निया बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी और रफ़ हो जाएगी, तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसलिए आप एडवाइस करते हैं कि आइज़ जो आँख के पलक है, लिड्स है, उसको बंद रखिए और उसके ऊपर गीली कॉटन के पैड्स या वेट कॉटन या आइस पैक्स आप आईलिड्स के ऊपर रखें, ताकि उनका टेम्परेचर भी कम रहे और उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस नहीं आए। और ये दूसरी है कि थोड़ा सा हेड को ऊपर रखिए, हेड पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप आई डोनेशन कराना चाहते हो, आपको आई बैंक को इन्फॉर्म करना है। तो आप एक सिंपल तरीका है, एक नंबर है 1919। ये नंबर जो है ना MTNL की तरफ से आई बैंक्स को दिया गया है। तो अगर आप ये नंबर डायल करते हैं, आपके नियरेस्ट जो आई बैंक है, आपके एरिया में नियरेस्ट आई बैंक से इमीडिएटली आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और आई बैंक के अंदर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर रहते हैं और आई बैंक टेक्नीशियन रहते हैं। तो ये आई बैंक टेक्नीशियन 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक 24 आवर्स अ डे ये अवेलेबल होते हैं। और जब भी आपके घर से फ़ोन आता है तो ये आई बैंक टेक्नीशियन विदिन 5 मिनट्स उनका सब कुछ रेडी रहता है, सब उनका जो सामान जो लेके जाना है, टीम सब कुछ तैयार है। विदिन 5 मिनट्स वो निकल के अपने वो व्हीकल भी रेडी रहता है, तो वो निकल जाएंगे और आपके घर में डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, आई थिंक विदिन 1 आवर टू हाफ एन आवर टू 1 आवर वो आधे घंटे में या 1 घंटे में घर तक पहुंच जाते हैं। और ये जो है ये फुल सर्विस फ्री है, देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व। तो उसके बाद ये जो टीम जाती है किसी के घर में, वहाँ पे जाके पहले सबसे पहले चीज़ जो है ये कंसेंट लेते हैं। मतलब जो वहाँ पे नेक्स्ट ऑफ किन है, नेक्स्ट ऑफ किन मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, जो जिनकी डेथ हुई है उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स, उनसे कंसेंट लेना पड़ता है कि ये विलिंग है आई डोनेशन के लिए। तो उनको कंसेंट फॉर्म पे ये साइन करना पड़ता है कि आप विलिंग हैं आपके रिलेटिव के आइज़ डोनेट करने के लिए। तो जब ये कंसेंट देंगे तभी हम प्रोसीडियर शुरू करेंगे, तभी टेक्नीशियन उसका आइज़ लेंगे। तो आइज़ लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है पूरी आई को निकाली जाती है और दूसरा होता है सिर्फ जो कॉर्निया और कॉर्निया का पार्ट है उसको निकाला जाता है। ज़्यादातर आजकल हम सिर्फ कॉर्निया को निकालते हैं और उसको एक स्पेशल सोल्यूशन होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद उस सोल्यूशन को आई बैंक में वो वायल को लेके आते हैं। इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा ब्लड सैंपल भी लेते हैं। ये ब्लड सैंपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम जो डोनर है उनको थोड़ा सा स्क्रीनिंग करते हैं, ये देखते हैं कि डोनर को कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है या नहीं, पहले से ही कोई, जैसे मैंने बताया था HIV या हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ऐसा कोई डिज़ीज़ है या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हम 10 ml ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये पहले से ही बताया जाता है कि आपके जो डेड बॉडी है उसके अंदर से हम 10 ml की ब्लड निकालेंगे। ये होने के बाद पूरा प्रोसीडियर हार्डली 10 मिनट्स लगता है ये पूरा करने में, 10 मिनट से भी कम लगता है। और ये होने के बाद भी जो जिनकी डेथ हुई है उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ऐसा देखने से नहीं लगेगा कि इन्होंने अपनी आइज़ को डोनेट किया है, बिल्कुल ही नॉर्मल लगेगा। और कई बार अगर आइज़ निकाले जाते हैं तो उसके अंदर एक शेल लगाया जाता है, शेल से ना बिल्कुल नॉर्मल अपीयरेंस लगेगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी या देखने में बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल ही नॉर्मल लगेगा। उसके बाद ये आई डोनेशन आई बैंक में ये टीम वापस आती है और वापस आने के बाद जो कॉर्नियाज हम लेके आते हैं उसको ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और कुछ जो कॉर्नियल सेल्स हैं उनकी टेस्ट किए जाते हैं,
असेस किया जाता है कि ये कॉर्निया की क्वालिटी क्या है, ये अच्छी क्वालिटी का है या थोड़ा सा फेयर क्वालिटी है या पुअर क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे क्वालिटी का को ही यूज़ करेंगे। कुछ किसी किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, कई बार जैसे बहुत सीवियर इन्फेक्शंस में हमें इवन नॉट वेरी गुड क्वालिटी कॉर्निया की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें सिर्फ आँख को बचाने की ज़रूरत है, एक ग्लोब सेविंग प्रोसीजर करनी है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, तब हम समटाइम्स इवन एवरेज क्वालिटी कॉर्निया भी यूज़ करते हैं। बट फॉर ऑप्टिकल पर्पसेस ऑफ कोर्स जिसमें विजन आने की चांस है, उसमें हमें गुड क्वालिटी कॉर्नियाज ही यूज़ करना है। जो कॉर्नियाज हम नहीं यूज़ करते उसका क्या करते हैं, उसका भी यूज़ होता है। वो हमें कई बार हम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, फिर एजुकेशनल पर्पसेस, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ नॉट एज इफ द कॉर्नियाज आर वेस्टेड। कॉर्निया जो जब किसी की नेत्रदान होती है तो ये दो लोगों को इससे दृष्टि मिलती है, क्योंकि हमें दो आइज़ मिलती है, दो कॉर्नियाज मिलती है, और उसके बाद हम दो लोगों को विजन दे सकते हैं या दृष्टि दे सकते हैं। और किस दो तीन कंडीशंस में हम नहीं लेते हैं आइज़ या नहीं यूज़ करते हैं, और वो मैंने आपको बताया था। हेपेटाइटिस में नहीं लेते हैं, सेप्टिसीमिया, HIV एड्स में नहीं लेते, रेबीज़, एंसेफेलाइटिस, ल्यूकीमिया, ये इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये सारी बीमारियां डोनर से रेसिपिएंट को ट्रांसफ़र हो सकती है। जिसको ये ऑपरेशन होता है या जिसको ये कॉर्निया लगाई जाती है उसको ये बीमारी हो सकती है, इसीलिए हम ये आइज़ नहीं यूज़ करते। आई डोनेशन के बारे में कुछ अफवाहें होती है, कुछ मिथ्स होती है, पीपल जो गलत फहमियाँ होती है वो ये है। कुछ कभी कभी किसी जो पिक्चर मूवी के कारण कुछ गलत फहमियाँ फैलती है कि जैसे लोग सोचते हैं कि जिसकी आँख लगाई गई है हम उसकी तरफ से कुछ कुछ अलग सी चीज़ें देखने शुरू कर देंगे, या कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होंगे हमारे साथ। तो देखिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो इसकी आँख बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जिन्होंने आई डोनेशन किया है, जिस बॉडी से आँख ली गई है, उनकी आइज़ बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि इन्होंने आइज़ डोनेट की है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे आइज़ को निकाली जाती है और एक जार में इस आई को रखी गई है, और फिर उसको एक कोल्ड बॉक्स में, जो सबसे नीचे वाला पिक्चर है उसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आइस पैक्स होती है, तो वो ठंडा रहता है, उसके अंदर हम उसको पैक करके आई बैंक में वापस ले आते हैं। इस तरीके से करते हैं। तो ये जो मिथ्स होते हैं, गलत फहमियाँ हैं कि लोग सोचते हैं कि हमें नेक्स्ट बर्थ में, अगले जन्म में हम अंधे रहेंगे, या हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, या हमारी जो फेस है वो बिल्कुल डिसफिगर्ड हो जाएगी, भद्दा दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत फहमियाँ हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ा दान, ये तो आप जानते ही है, सबसे बड़ा दान ही है नेत्रदान। और आई बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। जो आई डोनेशन है, ये हम सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का काम है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट इज़ एक्चुअली अ कम्युनिटी, सामाजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई डोनेशन एंड आई बैंकिंग। बिकॉज डॉक्टर्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो समाज में जो लोग हैं, अनलेस एंड अनटिल ये समाज में इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और लोगों को ये विलिंगनेस नहीं है आइज़ डोनेट करने में, तब तक ये आई डोनेशन विल नॉट बिकम वाइड स्प्रेड। और तब तक हमारे पास ये जो शॉर्टेज मैंने बताया था कि कितना गैप है एक्चुअल डोनेशंस में और ब्लाइंड पर्सन्स में, वो गैप कभी भी ये फुलफिल या पूरा नहीं हो सकता है। तो आई बैंकिंग में बहुत सारी लोग इन्वॉल्व्ड है, जैसे हॉस्पिटल्स तो है ही है, आई हॉस्पिटल्स, आई बैंक्स। इसके अलावा गवर्नमेंटल एजेंसीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फिर मीडिया, उसके बाद इंडस्ट्री, सर्विस क्लब्स। तो सबका एक कम्युनिटी कोलैबोरेटिव एफर्ट
के कारण ही ये आई बैंकिंग और ये आई डोनेशन के नंबर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। एक चीज़ होती है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। ये हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम और HCRP, इसमें क्या होता है, हम लोग एक हॉस्पिटल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU होता है, और एक ग्रीफ काउंसलर होता है जो काउंसलिंग करते हैं। और ये काउंसलर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पोस्टेड रहते हैं, और इस हॉस्पिटल में कई बार एक्सीडेंटल डेथ्स होती है। ये जो किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी की अचानक मौत हो गई, तो इस कंडीशन में ज़्यादातर यूजुअली यंग पेशेंट्स होते हैं जिनकी सडन डेथ हो जाती है। फैमिली मेम्बर्स बहुत शॉक में रहते हैं। तो उस टाइम अगर उनको थोड़ा सा आई डोनेशन के बारे में बताया जाए इन अ पर्टिकुलर वे, थोड़ा सा इनको अगर नॉलेज दिया जाए, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने आइज़, अपने फैमिली मेम्बर्स की आइज़ को डोनेट करें। तो HCRP प्रोग्राम का यही है मेन इंटेंशन, टू कन्वर्ट सम ऑफ द हॉस्पिटल डेथ्स टू डोनेशंस। एंड द मेन जो पर्सन है उसमें ग्रीफ काउंसलर है, जो आई डोनेशन फैमिलीज़ को काउंसिल करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, और उसके बाद ही हो सकता है उसमें से 1-2 फैमिलीज़ रेडी हो जाते हैं डोनेट करने के लिए। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंटल रूल्स जो है आई बैंकिंग के रिलेटेड रूल्स, कुछ न्यू लेजिस्लेचर या रूल्स आर बीइंग डिस्कस्ड। तो देर इज़ रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ रूल दैट, उसमें ये है कि रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट, दिस रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट मीन्स दैट जितने भी डेथ्स होते हैं हॉस्पिटल में, उन सभी डेथ्स में ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि वो उन पेशेंट्स या उनके रिलेटिव से पूछेंगे कि क्या आप अपनी रिलेटिव की आइज़ डोनेट करना चाहते हैं। हॉस्पिटल से ऐसे कंपल्सरीली दे हैव टू टेक, they request the family members about eye donation. So this is the responsibility of the hospital. So this is one new law which is being proposed. उसके बाद there are different social service groups जो involved है eye donation में, different individuals, media, and finally the dream is that we should have a time when there is a zero waiting list, when there will be no waiting list, and मतलब इमीडिएटली हम जिस पेशेंट को कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उसको इमीडिएटली कॉर्निया मिल जाएगा और उसका ट्रांसप्लांट इमीडिएटली हो जाएगा। Anything else? Oh, okay. Something. I think any question? Any questions? Yes, one thing which I would like to know that आँखों का संबंध है लाइट से क्या है? कुछ बोलता है लोग कि ज़्यादा समय तक लाइट तक सामने से या पढ़ते समय फ्रंट में लाइट नहीं, लेफ्ट से आना चाहिए। तो ये क्या प्रॉपर अरेंजमेंट हो ताकि बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो या वो अपने आँख को सेव कर सकते हैं? तो आँख का संबंध लाइट से क्या? लाइट में हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि एडिक्वेट लाइट होना चाहिए। जब बच्चे पढ़ते हैं अपने घरों में तो लाइट जो है ना, सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, और लाइट इस तरीके से होना चाहिए कि एकदम जैसे आँखों के सामने अगर लाइट है तो उसका थोड़ा सा ग्लेयर या ज़्यादा जो प्रकाश से आइज़ को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ग्लेयर आँखों के सामने लाइट हो। तो प्रेफरेबली दैट लाइट शुड बी लिटिल शेडेड, और इट शुड कम फ्रॉम द, जैसे राइट हैंडेड पर्सन है तो उसका लेफ्ट साइड से लाइट आना चाहिए ताकि जो शैडो लिखने के टाइम पे शैडो ना पड़े। तो ये एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, प्रॉपर एंगल होना चाहिए, ग्लेयर नहीं होना चाहिए, और ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। नेचुरल लाइट या डे लाइट इज़ ऑलवेज वेरी गुड।
बट डेफिनेटली इनफ लाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट इज एडिक्वेट लाइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और टेलीविज़न के सामने भी आजकल बच्चों को देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसका आंखों के ऊपर क्या असर है? टेलीविज़न से आँखों में थोड़ा सा जो स्ट्रेन होता है, या आँखों में पेन हो सकता है, थोड़ा सा आई स्ट्रेन हो सकता है आँखों से। अगर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक किसी ने टेलीविज़न देख लिया तो थोड़ा सा आई स्ट्रेन ये सब हो सकता है। तो आइडियली रिकमेंडेड है कि टेलीविज़न से कम आप 6 से 8 फुट की दूरी पे बैठे, और रूम लाइट एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम लाइट बंद करके टेलीविज़न देखें आप, लाइट ऑन रहना चाहिए। और टेलीविज़न का जो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वो आप एडजस्ट करिए ताकि कंफर्टेबल हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, या तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। या स्क्रीन बहुत बड़ा है और अब उसके पास जाके कोई देख रहा है तो थोड़ा सा आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है। अदरवाइज ऑफ कोर्स टेलीविज़न टाइम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं है कि दिन भर कोई टेलीविज़न देखे। टाइम पेरेंट्स को इन्फोर्स, माँ बाप को इन्फोर्स करना चाहिए कि दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा कोई टीवी, बिकॉज बिल्कुल बंद करना तो मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज बेटर। मतलब अप टू 2 आवर्स इट्स, हाँ, इट्स ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रेन पढ़ने पर क्या करना चाहिए? कुछ लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अलग, तो स्ट्रेन के समय आंखों को जो लाभ पहुंचाए क्या करना चाहिए? स्ट्रेन का तो देखिए बहुत सारे आजकल जो नेचर ऑफ वर्क है, ज़्यादातर लोगों का कंप्यूटर वर्क या रीडिंग वर्क, तो इससे कई बार आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक चीज़ होता है। जो दिन भर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको एक विजन सिंड्रोम टाइप का चीज़ होता है, वो तो बहुत कॉमन है आजकल। तो कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए लोगों को अपने कंप्यूटर पे काम करते करते। हर 15-20 मिनट में आइज़ को थोड़ा सा रेस्ट देना है, थोड़ा सा आइज़ को ब्लिंक करना है, या फिर थोड़ा सा आप दूर की तरफ देखिए, एकदम डिस्टेंस की तरफ देखिए, फिर थोड़ा सा आइज़ क्लोज करके रखिए। एक कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, टीयर ड्रॉप्स, टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप्स, वो यूज़ किया जा सकता है टू गिव सम कंफर्ट टू द आइज़। उसके बाद है कि जो अगेन लाइटिंग ऑफ द रूम, और जो एसी है वो उसका ध्यान रखना चाहिए। एसी का जो डक्ट है वो बिल्कुल, अगर आँख के सामने हवा निकलती है तो उससे आइज़ में ड्राइनेस पड़ जाता है। फिर स्क्रीन का जो लेवल है ना, अगर स्क्रीन का लेवल बहुत ऊपर है तो आइज़ ज़्यादा खुलना पड़ता है, ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। स्क्रीन शुड बी स्लाइटली बिलो द आई लेवल, तो इसलिए एंगुलेशन ऑफ द स्क्रीन, जो एंटी ग्लेयर फिल्टर्स वगैरह लोग लगाते हैं आजकल, दैट ऑल्सो हेल्प्स। सो ऑल दीज थिंग्स, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस या ये वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन से काफ़ी हद तक इसका आराम मिल सकता है लोगों को। और जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गुलाब जल भी कुछ लोग, हाँ, गुलाब जल तो हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, बिकॉज आइज़ के अंदर आप ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें जो एक तो स्टेराइल नहीं है। जो आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं वो सब स्टेराइल है, वो उसको हम स्टेराइल प्रोसीजर में बिल्कुल साफ़ तरीके से बनाया जाता है। लेकिन गुलाब जल जो है बेसिकली वो स्किन के ऊपर यूज़ करने के लिए है, वो आइज़ के ऊपर आप डालेंगे तो उसका असर हो सकता है। तो नॉट एडवाइजेबल टू पुट गुलाब जल। पानी, आप पानी के छींटे डाल सकते हैं, बट साफ़ पानी होना चाहिए। वो भी आंख बंद करके, हाँ, आँख बंद करके, क्योंकि अगर आँख खोल के आपने पानी डाला तो उसमें पानी के अंदर अगर कुछ जर्म्स है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ है, वो अगर आँख के अंदर चला गया तो दैट इज़ ऑल्सो कुड बी अ प्रॉब्लम। आँख बंद करके आप साफ़ पानी से आँख धो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। केवल ठंडे से, हाँ, हल्का गर्म पानी से भी धो सकते हैं। अगर आपको किसी को जैसे आई में इन्फेक्शन हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो हल्का गर्म पानी से भी धो सकते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे बच्चों को, एक तो आपने उसे बताया कभी कभी मिट्टी और ये सब भी चला जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हम लोग एडवाइस करते हैं बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट की किसी भी तरह का ना सेल्फ मेडिकेशन जो है, अपने आप से दवाई डालना, वो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। आपके घर में कोई दवाई पड़ी हुई है, किसी और ने डाली थी पहले, उसको आपने निकाल के डाल दिया, वो अवॉइड करना है।
क्योंकि जैसे हर बीमारी डिफरेंट है, वैसे ही आँख की भी हर बीमारी अलग है और हर बीमारी की अलग दवाई होती है, तो किसी और की दवाई आप ना यूज़ करें। दूसरी है कि एक ड्रॉप खोलने के बाद उसको 1 महीने के अंदर ही यूज़ करना है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बच्चे के आँख में अगर मिट्टी चली गई तो एडवाइजेबल यही है कि तुरंत आँखों के डॉक्टर को दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को। और आई स्पेशलिस्ट के जो एडवाइस किए गए मेडिसिन है उसी को आप डालें, अपने आप कुछ भी मत डालिए। और कभी कभी जो छोटी सी चोट होती है और अब उसी लोगों को लगता है कि ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटी सी इंजरी है, एक कुछ चला गया, एक टुकड़ा चला गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जस्ट उसको नेगलेक्ट करने से कई बार वो बात बहुत बिगड़ जाती है और बहुत बड़ी सी बात बन जाती है, बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है और लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जहाँ पे आँख का मामला है, नथिंग इज़ स्मॉल, एवरी इंजरी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। डेफिनेटली आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर, बच्चों के मामले में खासकर। बच्चों में एक और आदत देखी जाती है, दूसरे को चश्मा लेकर पहन लेना। ये क्या है, इससे कितना असर पड़ता है? नहीं, इससे तो ये तो शायद कुछ बच्चों को शौक रहता है कि वो चश्मा लगाने का शौक होता है तो वो तो पहन इसका लेते हैं। असर आंख के पावर पे नहीं, क्या पड़ता ऐसे है? इससे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर किसी को चश्मे का नंबर का चश्मा है और किसी और ने उसको पहन लिया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाएगा, क्योंकि उसको बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, उसको बहुत तकलीफ होगी वो पहनने में। तो वो 2-3 मिनट के बाद वो खुद ही निकाल लेगा उसको। अच्छा, तो उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, कोई विशेष असर पड़ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बट बच्चों में रेकमेंडेड है, हम लोग मानते हैं कि बच्चों में ना आई चेकअप एक बार ज़रूर कराना चाहिए। जब बच्चा 4-5 साल का हो, कुछ अक्षर पढ़ सके, ABCD पढ़ सके, तो उसका ज़रूर एक बार, अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार ज़रूर आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो इस पर जनरली तो वही पढ़ा कर देखते हैं, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं। नहीं, ठीक है तो। और दूसरी बात है ना, बच्चों को दोनों आईज को अलग अलग टेस्ट कराते हैं, क्योंकि एक आई में कई बार विजन कम रहती है, वो पता नहीं चलती है। जब तक आप अलग अलग दोनों आईज को टेस्ट नहीं कराएंगे वो पता नहीं चलेगी। तो ये चीज़ हो जाता है। और कई बार अगर विजन भी ठीक है, मान लीजिए बच्चा पूरा पढ़ रहा है, सारे लाइंस पढ़ लिए, तब भी चश्मे का नंबर हो सकता है। तो एक बार चश्मे का टेस्ट या जो डायलेटेड एग्जामिनेशन, दवाई डाल के टेस्ट करना ऑलवेज बेटर रहता है, क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वो तभी डिटेक्ट हो जाता है। और आम आदमी को कितने फ्रिक्वेंटली चेक करना आम चाहिए? आदमी को अगर आपको कुछ चश्मे का नंबर है तो वंस अ ईयर चेकअप करा लीजिए आप। अगर आप चश्मे का नंबर नहीं है तो एक बार अराउंड 40 इयर्स में एक बार करा लीजिए, क्योंकि 40 इयर्स के अराउंड आपको रीडिंग का नंबर आ जाता है, तो रीडिंग नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है अबव 40, तो एक बार। और एक ग्लॉकोमा जो काला मोतिया का स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल्सो अराउंड 40-45 एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि ग्लॉकोमा इज़ अ डिजीज़ विच इज़ अनडिटेक्टेड। जब तक आप इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा, इसलिए बेटर है कि एक बार इसका रूटीन चेकअप कराया जाए। क्या काला मोतिया क्या है, गलत धारणा भी लोगों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आप? काला मोतिया एक बेसिकली एक ग्लॉकोमा या काला मोतिया एक आँख की बीमारी है, जिसमें आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और ये काफ़ी दिनों से स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आँख का प्रेशर बढ़ता है। और उसके बाद जब एक स्टेज आती है जब आँख का जो पीछे का जो नस है, नर्व है, उस पर असर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो विजन है, फील्ड ऑफ विजन कम होने लगता है। आपको सामने का तो दिखेगा, लेकिन आसपास की चीज़ें आपकी दिखना बंद हो जाएगी। कोई आपके साइड से अगर आएगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, या साइड से गाड़ी आ रही है, कोई चल रहा है, वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ फील्ड ऑफ विजन हो जाता है। और पर्टिकुलरली काला मोतिया चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये बहुत ही, इसका कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं होगा, कोई आपको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, कोई और सिम्टम नहीं होगा। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक ये डिटेक्ट नहीं होगा। और जब ये इसके फाइनल सिम्टम्स होने लगते हैं तब तक ये काफ़ी एडवांस हो जाता है, और तब ये एक बार जो विजन चली जाती है वो वापस नहीं आ सकती है, वो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होता है। इसलिए काला मोतिया या ग्लॉकोमा जिस तरह से जनरल हेल्थ चेकअप लोग कराता है, हेल्थ चेकअप में तो आई इंक्लूड नहीं है, हाँ,
तो इसमें आईज को चेक कराने जाए तो उसमें कौन कौन टेस्ट, क्योंकि हाँ, खास ये करके राइट राइट, ये तो आपने बहुत अच्छा ही पूछा क्वेश्चन। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक महाराष्ट्र से कॉलर हैं, उनका पहले प्रश्न लेते हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। चंद्रकांत पाटिल बात कर रहा हूँ मैं। जी हेलो, चंद्रकांत पाटिल बात कर रहा हूँ। ओके, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, मुझे ये सवाल करना चाहता हूँ मैं कि मुझे आंखों के बारे में तकलीफ हो रहा है, पानी निकल रहा है आंखों से। और एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि आंख में गावरानी तूप है ना, शुद्ध घी, वो दिन में 3 बार डालने का वो, तो उससे कुछ तकलीफ होता है क्या आगे जाके? शुद्ध घी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए आँख में, मैं मानती हूँ, क्योंकि आप ये घी वगैरह ये तो खाने की चीज़ है, या फिर आप ये आँख में तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। आप अपने जो नज़दीकी आँखों के डॉक्टर को दिखाइए और उनसे सलाह करने के बाद ही आप, क्योंकि आँखों से जो पानी आने का प्रॉब्लम है ये कई कारणों से हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन से हो सकता है, पानी जाने का जो रास्ता है उसमें रुकावट से हो सकता है, फिर चश्मे के नंबर में कुछ चेंज है उससे हो सकता है। तो ये तो पूरा टेस्ट करने के बाद ही बताया जा सकता है कि किस वजह से आपको हो रहा है। लेकिन आप ये ज्योतिष वाला जो ट्रीटमेंट है वो तो बिल्कुल ही मत लीजिए, उससे आपको फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं है कुछ होगा, और नुकसान होने का भी चांस है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आई चेकअप में कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाए, क्योंकि सामान्य तौर पर लोग विजन के बारे में बता देता है कि विजन ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई चेकअप में विजन तो है ही, एक चश्मे का टेस्ट ज़रूर कराइए, और ज़्यादा अच्छा है कि दवाई डाल के चश्मे का टेस्ट अगर आप कराते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, 1-1.5 घंटा लगेगा, और थोड़े देर के लिए आपको धुंधला दिखेगा दवाई डालने के कारण। लेकिन उससे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो जो कई बार नंबर रहता है ना, वो बिना दवाई डाले डिटेक्ट नहीं हो पाता है, वो नंबर डिटेक्ट हो जाता है दवाई डालने के बाद। और दूसरा, अगर आप दवाई डाल के कराते हैं तो पीछे का जो नस, पर्दा, वो सब चीज़ें अच्छे से दिख जाती है, तो कंप्लीट आई एग्जामिनेशन एक हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन या चश्मे का नंबर कराना चाहिए। दूसरा कराना चाहिए आंखों का प्रेशर, जैसे ग्लोकोमा स्क्रीनिंग के लिए आंखों का प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर जो बोलते हैं, उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और अबव 40 या 45 इयर्स में तो जब भी आप आंखों का टेस्ट कराते हैं ये कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फंडस एग्जामिनेशन या आंखों के पर्दे का चेकअप, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों में जिनमें हाई नंबर है, हाई माइनस पावर, जिनका नंबर है -4, -5, -6, इन सब लोगों में पर्दे की बीमारियां कॉमन होती है। तो ज़रूर डायलेटेड एग्जामिनेशन, मतलब दवाई डालने के बाद जो पर्दे का डिटेल एग्जामिनेशन होता है वो कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कैटरैक्ट असेसमेंट, कि आपको कितना कैटरैक्ट है। यूजुअली जो अबव 50 या 55 इयर्स डायलेटेड एग्जामिनेशन में कैटरैक्ट का अमाउंट ऑफ कैटरैक्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो रूटीन जो बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा देर आर मेनी अदर टेस्ट्स जो स्पेसिफिक डिजीज़ेस के लिए होती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर विजिट पे ये 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल होना चाहिए। विजन टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, फंगस एग्जामिनेशन टेस्ट, कैटरैक्ट असेसमेंट। फंगस एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है मैम? फंडस इज जो पीछे का पर्दा है ना, रेटिना, मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ दी आई, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है विच इज़ कॉल्ड द रेटिना, जो कैमरा का जो फिल्म जिसको बोलते हैं, तो वो टेस्ट होता है फंडस। और उसको वो फंडस टेस्ट करने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एक तो आईज़ का जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, उसका स्टेटस पता चलता है। ग्लोकोमा में नर्व में डैमेज हो सकता है तो वो पता चल जाता है। फिर डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव, जिनको शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उनमें फंडस में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स दिखती है, जो डायलेटेड एग्जामिनेशन फंडस टेस्ट में ही पता चलती है। तो इसलिए फंडस टेस्ट का ये इम्पोर्टेंस है, स्पेशली डायबिटिक्स में और जिनको हाई नंबर है,
हाई माइनस पावर है, इनमें तो बिल्कुल करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक जो पर्दा फटने का शिकायत भी कुछ कुछ लोगों में यस आता है, यस राइट। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा पर्दा पर्दा फटने का उसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। पर्दा उखड़ जाता है, तो वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा चांसेस है जिनमें वो है जिनमें हाई माइनस नंबर है, और जिन लोगों में ऑपरेशन हो चुका है कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद, उन लोगों में थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। और अगर हम डिटेल्ड रेटिना एग्जामिनेशन करते हैं तो कभी कभी रेटिना में छोटे छोटे होल्स या ब्रेक्स दिख जाते हैं। अगर उसी टाइम उस ब्रेक को हम सील कर देते हैं, उसको लेज़र कर देते हैं, तो बाद में पर्दा उखड़ने का डर कम हो जाता है। एक बार पर्दा उखड़ जाता है तो उसका तो एक फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो बेटर है कि उसको हम प्रिवेंट करें किसी तरह से कि ऐसा ना हो बाय रूटीन एग्जामिनेशंस। और शुरू में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं पर्दा उखड़ने का, तो किसी किसी को आँख के सामने छोटे छोटे मच्छर जैसे कीड़े जैसे दिखने लगते हैं, कुछ लोगों को आँख के सामने पर्दा गिरने जैसा दिखता है। तो ये सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसका इलाज जल्दी हो सकता है और फल भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या दो तीन लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो दो तीन ऐसा चीज़ जो उसको देख कर लोग को तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो क्या चीज़ है ताकि उसको और बीमारी बढ़े नहीं, उसके पहले ही इलाज संभव एक तो किसी भी कारण अगर नज़र कम है, किसी में भी पहले अच्छा दिखता था, अब धीरे धीरे नज़र कम हो गया है, वो अचानक भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, या एक आँख में भी हो सकता है, दोनों आँख में भी हो सकता है। तो हम एडवाइस करते हैं सबको कि बीच बीच में आप एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखिए, और दोनों आँख में बराबर दिख रहा है कि नहीं वो टेस्ट करिए, क्योंकि ये कई बार पता नहीं चलता है। दूसरा है कि किसी भी तरीके का आँख के सामने कुछ छोटा छोटा कीड़ा हिल रहा है, पर्दा जैसा गिर रहा है, या एक तरफ से दिखना बंद हो गया, या बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, उनको तुरंत दिखाइए। वैसे तो आंखों के कोई भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट खासकर ये जो विजन रिलेटेड सिम्टम्स है, कुछ आँख के सामने फ्लोटर्स वाले सिम्टम्स है, इन पे खासकर ध्यान देना चाहिए। तो और कैसे आँख ठीक रहे उसके लिए कुछ एक्सरसाइज एक दो ताकि लोग करें और अपना आँख को स्वस्थ रखें? एक्सरसाइज एज सच हर किसी को ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने का, किसी की मसल्स वीक है उनको हम एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और वो देखिए, हम पहले तो मसल की टेस्टिंग करते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद ही जब मसल वीकनेस है तब हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। तो ओनली थिंग हम आपको बताएंगे अबाउट आई केयर इज़ दैट नो सेल्फ मेडिकेशन, खुद से कोई भी दवाई मत डालिए। दूसरी की कभी भी कोई इस तरीके का एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं जिसमें आंखों में इंजरी हो सकता है, स्पोर्ट्स किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में आंखों की तरफ बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज आर वेरी कॉमन। और जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, वो हथौड़ी छेनी का काम करते हैं, या किसी भी तरह से मैकेनिकल वर्क, इनको स्पेसिफिकली आंखों पे ध्यान देना चाहिए कि कोई इंजरी ना हो आइज़ में। और ऑफ कोर्स कुछ भी प्रॉब्लम है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देंगे, और कल और विशेष आँख से जुड़े जो पहलू हैं, विशेष और अन्य बीमारियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज आप सब लोगों को धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर जयिता बोस को भी काफ़ी धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से आँख के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी। थैंक यू।